Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, Harappan Civilization. First topic is why should we study history? हमें history क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए बच्चा? History is his story. अगर हम history को divide कर देते हैं तो वो क्या है? his story, the story of man, मतलब आदमी की कहानी. ऑफ कोर्स औरतें भी इसमें हैं, और द वुमेन काइंड, औरतों की कहानी, आदमियों की कहानी किस में है? हिस्ट्री में. इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए. ये वो इवेंट्स की बात करती हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, कहाँ? पास्ट में. पहले वो इवेंट की बात करती है हिस्ट्री. जो होल पूरा जो हमारा पास्ट है वो 2 हेडिंग्स में डिवाइडेड है. पहला है प्री हिस्टोरिक और दूसरा है हिस्टोरिक. प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा होता है बेटा? वो होता है जहाँ पर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल हो, वो भी किस में? राइटिंग में. देखो इस टाइम के तुम्हें कॉइन मिल जाएंगे, पॉट मिल जाएंगे, ठीक है, बरियल ग्राउंड्स मिल जाएंगे, पर राइटिंग वाला पार्ट कुछ भी नहीं मिलेगा. तो इस प्री हिस्टोरिक पीरियड, हम उस पीरियड को बोलते हैं जहाँ पर हमारे पास वी डू नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन इन राइटिंग. कोई भी इंफॉर्मेशन हमें राइटिंग में नहीं मिलेगी. अच्छा, ये तो हो गया पहला हेडिंग हिस्टोरिक. दूसरी हिस्टोरिक में क्या पढ़ेंगे? पहले प्री हिस्टोरिक हो गई. हिस्टोरिक रेफर्स टू द पीरियड. हिस्टोरिक वो पीरियड को हम बोलते हैं जहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ हमारे पास है. ठीक है बात. तो हिस्ट्री को आप 2 पार्ट्स में या तो 2 हेडिंग्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. पहला है प्री हिस्टोरिक, दूसरा है हिस्टोरिक. प्री हिस्टोरिक जिसके लिए कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, नो रिटर्न रिकॉर्ड, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है. और हिस्टोरिक किसको बोलेंगे? जिसके लिए रिटर्न रिकॉर्ड होगा. अब हम बात करें, द स्टडी ऑफ पास्ट इज नॉट ओनली, पास्ट को पढ़ना सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ हम इंटरेस्ट के कारण पढ़ रहे हैं. ये बहुत यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है. हिस्ट्री हमें बताती है कि मैन और वीमेन कैसे इतने एजेस से साथ में रहते आए हैं. हिस्ट्री टेल्स अस हाउ मैन एंड वीमेन लिव फ्रॉम एज टू एज. इतने टाइम से कैसे साथ रहते आए हैं, कैसे लैंग्वेज ग्रो हुई, सोशल, पॉलिटिकल, सामाजिक, सोशल बोले तो सामाजिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब धार्मिक संस्थाएं कैसे बिलीव्स थे टाइम टू टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम में सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसे हुआ करती थी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कितना वेटेज था, कितना लोग इनकी सुनते थे, बिलीफ मतलब विचार कैसे थे, लोगों की सोच कैसी थी. ये सब हम हिस्ट्री के थ्रू ही जान सकते हैं. हम जब तक हमारी प्रेजेंट लाइफ को नहीं समझ पाएंगे बच्चा, जब तक हमको किसका नॉलेज नहीं होगा? पास्ट का. एक बार आप पास्ट को जान जाओगे तो आज जो भी कुछ है वो ऐसा क्यों है ये आपको पता चल जाएगा. Thus by means of history the past is connected with the present. मतलब हिस्ट्री क्या करती है? पास्ट को किससे कनेक्ट कर रही है? प्रेजेंट से. बाय मीन्स ऑफ हिस्ट्री द पास्ट इज कनेक्टेड विद द प्रेजेंट. पास्ट से क्या कनेक्ट हो जाता है? जुड़ जाता है प्रेजेंट. अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, बेटर मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि जो मैन है और जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे डेवलप हुए, कैसे उस स्टेज में पहुँचे जैसे आज हमें दिखते हैं, कैसे ये ऐसे बन गए जैसे हमें आज दिखते हैं. मैन विदाउट मेमोरीज एंड अ नेशन विदाउट ट्रेडिशन. मैन बिना मेमोरी के और एक नेशन विदाउट ट्रेडिशन, दोनों को ही आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करनी पड़ती है. ठीक है. तो मैन विदाउट मेमोरी भी अच्छी बात नहीं है. हमारी अपनी मेमोरी होनी चाहिए और हर नेशन के कुछ ट्रेडिशन होने चाहिए, नहीं तो उसको क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी क्राइसिस, लोग उसे पहचानेंगे नहीं. इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन. अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या फीचर्स थे बेटा अर्ली सिविलाइजेशन के? हम किसके वर्ड्स में पढ़ रहे हैं? एच ए डेविस. एच ए डेविस ने कहा है कि जो सिविलाइजेशन है वो क्या है? सेटलमेंट है. एक पर्टिकुलर डेफिनेट टेरिटरी में जो भी लोग रहते हैं, सिटीज़ बनाते हैं, एक ऑर्डर्ड मेथड होती है वहाँ पर गवर्नमेंट की, वहाँ पर ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, और कैपेसिटी होती है प्रोग्रेस करने की जो अनरिस्ट्रिक्ट होती है. उस प्रोग्रेस को कोई रोकेगा नहीं.
तो क्या है सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन वो सेटलमेंट है जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में होता है, जहाँ सिटीज़ बन रही हैं, गवर्नमेंट का एक प्रॉपर मेथड है, ट्रेड डेवलप हो रहा है, कॉमर्स डेवलप हो रहा है और कैपेसिटी है वहाँ पर प्रोग्रेस की, जिसको कोई रोकता नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, कोई रोकेगा नहीं। बात करेंगे अब। Thus, the most important feature of early civilizations were as follows. कौन कौन से फीचर्स थे? पहला, सेटलमेंट डेफिनेट टेरिटरीज में ही थे, बिकॉज इंस्टीड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पहले के जो लोग होते थे, बहुत पहले के, वो एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते थे फूड की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, है ना। फिर बाद में मैन फूड प्रोड्यूसर बन गया। जब तक वो फूड प्रोड्यूसर नहीं था, वो फूड यहाँ वहाँ ढूंढता रहता था, पर बाद में वो खुद से फसल उगाने लग गया। फिर उसने परमानेंट हाउस बनाए, ठीक है। कहाँ पर बनाए बेटा? रिवर बैंक पे। रिवर बैंक पे क्यों बनाए? क्योंकि इस टाइम तक आदमी को ज़मीन के अंदर से पानी निकालना नहीं आया था, इसलिए जहाँ पर पानी के सोर्सेज मिलते वहीं पे सेटलमेंट बना देते। फिर ट्रेड और कॉमर्स और बहुत सारे दूसरे क्राफ्ट, बिजनेस, व्यापार बढ़ गया, ठीक है, वाणिज्य बढ़ गया, बहुत सारी क्राफ्ट बढ़ गए। द स्किल टू एक्सप्रेस वन थॉट इन राइटिंग, और लोगों को लिखना पढ़ना आ गया। रूल्स बने, काय के लिए? नॉर्मल मैन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट कैसे, कौन सी मेथड होगी अपने लोगों को गवर्न करने की, ये सारी चीज़ें बनने लग गई। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये डेवलप हो रही थी अक्रॉस हाफ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहाँ पर? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। देखो, पहले पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, है ना। तो जब पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, तो इन तीनों को हम मिला लें तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसके आधे पार्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। अनदर मेजर सिविलाइजेशन जो इसी एरिया के आसपास बनी वो थी टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के बीच में बनी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ये बनी थी रिवर इंडस पे। और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो बनी थी दो रिवर के बीच में, एक थी रिवर टिग्रिस, दूसरी थी यूफ्रेटिस। जैसे ये टिग्रिस रिवर जा रही है, ये यूफ्रेटिस, तो यहाँ पर बनी थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी सिटीज़ का राइज हुआ और फिर फॉल भी हो गया। सिविलाइजेशन अल्टीमेटली डिपेंड्स एज मच ऑन मैन एज ऑन प्लांट एंड एनिमल। सिविलाइजेशन अल्टीमेटली डिपेंड करती है मैन पे, प्लांट और एनिमल पे तो नहीं करती है। जो रिवर वैली थी वो पानी देती, फर्टाइल सॉइल देती, जहाँ प्लांट भी ग्रो कर जाते थे। इन द रिवर वैली मैनकाइंड हैड अ वेरी गुड चांस टू प्रोग्रेस। रिवर वैलीज में मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़े चांस थे। मैनकाइंड बोले तो मानवता के लिए बड़े चांस थे कि वहाँ पर वो प्रोग्रेस कर सकती थी। तो भाई सिविलाइजेशन के लिए मैन का इम्पोर्टेंट रोल है, तो प्लांट और एनिमल का भी है। सोर्सेज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को कौन से सोर्सेज के थ्रू रिकन्स्ट्रक्ट किया है, मतलब कैसे हमने बताया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर चावल थे, दाल थे, कॉटन था, घर थे, मतलब कैसे पता कराया अपने लोग। तो जब डिस्कवरी हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो एक नया चैप्टर ऐड हुआ इंडिया की हिस्ट्री में। बहुत सारे सोर्सेज हैं जो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं किसकी हिस्ट्री को बेटा? हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कौन से रिवर के किनारे है? इंडस रिवर, सिंधु रिवर के किनारे, ठीक है। द मेन टू टाउन्स थे मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। मोहनजोदारो पे तो ऋतिक रोशन की मूवी भी बनी हुई है। रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग रिवील आर रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। जो दो टाउन्स मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के या हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसकी दो अर्ली सिटीज़ थी मोहनजोदारो और हड़प्पा। ये रिवील करती हैं, बताती हैं कि इन लोगों को बहुत बढ़िया सेंस था कि टाउन प्लानिंग कैसे होती है। इन लोगों का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो नालियों वाला जो सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा था। इनके पास ग्रेट बाथ था, एक ऐसे जैसे स्विमिंग पूल होते हैं उसी टाइप का एक इन लोगों ने बना रखा था, जिसमें लोग, ऐसे माना जाता है कि किसी ट्रेडिशनल ओकेजन पे आके नहाते थे और फिर बाद में इसके पानी को खाली कर दिया जाता था। तो ग्रेट बाथ बहुत अच्छे से बनाया। असेंबली हॉल है, दूसरी पब्लिक बिल्डिंग भी बनाई गई हैं।
एमंग द इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज इज़ द ग्रेट बाथ। बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज में से सबसे ज़्यादा कौन सा हम देखेंगे? ग्रेट बाथ, विच हैड गैलरीज एंड रूम्स एंड एन ओपन क्वाड्रेंगल इन द सेंटर। देखो, अब जो ग्रेट बाथ था उसमें गैलरीज थी और रूम भी थे और ओपन क्वाड्रेंगल भी था सेंटर में। ठीक है, जो डिटेल्ड अकाउंट देता है किसकी? ग्रेट बाथ की। हम बाद में इसी चैप्टर में डिटेल में ग्रेट बाथ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रेट बाथ एक बहुत ही फैसिनेटिंग फीचर था कि कैसे कौन सा टार लगाया होगा जिससे उसको वाटर प्रूफ बनाया होगा, फिर पानी को खाली कैसे करते होंगे और पानी को लाते कैसे होंगे। तो बहुत सोचने वाली बातें हैं ग्रेट बाथ के लिए। हम लोग डिटेल्ड अकाउंट में पढ़ेंगे ग्रेट बाथ को बाद के चैप्टर्स में, इसी चैप्टर में बाद में, लेटर इन दिस चैप्टर, इसी चैप्टर में बाद में। अब हड़प्पा की बात करें या मोहनजोदारो की बात करूं, ईच हैड इट्स ओन सिटाडल। दोनों में सिटाडल था। सिटाडल क्या होता है बेटा? सिटी ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड थी। एक थोड़ा सा अपलिफ्टेड पार्ट होता था ऊंचाई पर और एक लोअर टाउन होता था। तो जो सिटाडल होता था ऐसे कहा जाता था कि यहाँ पर जो मेन ऑफिसेज बिल्डिंग वगैरह होती थी समझो रिच लोगों के लिए होता था। ठीक है, तो हड़प्पा में भी सिटाडल है, मोहनजोदड़ो में भी सिटाडल है। जिसको ऑक्यूपाई करने वाले जो मेंबर होते थे वो होते थे रूलिंग क्लास। सिटाडल वो पॉइंट होता था जो इसमें एलोबरेट प्लानिंग होती थी, विच जस्टिफाइज दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, जो बताता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन प्लानिंग है, शहरीकरण की है, शहरी निकाय है। 2000 से भी ज़्यादा सील्स मिली हैं, डिस्कवर की गई हैं बहुत सारी साइट्स पे अलग अलग। सील्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, फिजिकल फीचर्स, ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, रिलीजियस बिलीफ, कैसे थे उन लोगों के, उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर सारे वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे। ड्रेस पता है ये कपड़े कैसे पहनते थे, फिजिकल फीचर माउंटेन प्लेन प्लेट्यूज, ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी होता है, रिलीजियस बिलीफ मतलब धर्म में वो लोग क्या सोचते थे, धार्मिक विचार उनके कैसे थे। वी हैव डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सील्स इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसी चैप्टर के लेटर पार्ट में बाद में हम लोग इनको वापस से डिस्कस करेंगे। फिर ब्रोंज फिगर मिला है डांसिंग गर्ल का, एक टेराकोटा फिगराइन है जिसको मदर गॉडेस कहा गया है, देवी के रूप में उन्होंने माना है। एक स्टोन का स्टेचू भी मिला है नॉवल बियर्डेड मैन का। बियर्डेड मैन मतलब एक दाढ़ी वाला आदमी, इस तरह से दाढ़ी होगी उसकी। नॉवल मैन ऐसे पत्थरों की मूर्ति को पत्थरों को काट के बनाया गया है वो। तो नॉवल बियर्डेड मैन भी मिला है। बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, है ना। एक मदर गॉडेस की मूर्ति भी मिली है जिसको हम बोलते हैं फिगराइन। ठीक है, टेराकोटा की फिगराइन एक मूर्ति जैसी है मदर गॉडेस की। कि जो हड़प्पा के लोग थे, ये मूर्तियों को देख के ऐसे लगता है कि वो बहुत ही क्लेवर क्राफ्टमैन थे, मतलब उन्हें अच्छे से ये सारी चीज़ें बनाना आता था। क्राफ्ट पर्सन मतलब जो कुछ ना कुछ ये जो मूर्ति वगैरह बना लेते हैं इन्हीं को कहते हैं। एक और मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क है मेटल पे, ब्रोंज का, है ना, कांसे का, डांसिंग गर्ल विथ हर राइट हैंड ऑन हर हिप इन अ डांसिंग पोस्चर। जो इस तरीके से खड़ी है, कैसा लग रहा है, डांस कर रही है। उसने नेकलेस पहना है, उसके जो हेयर हैं वो नीटली फैशन्ड है, एक बर्न बनाया हो मतलब जूड़ा बनाया हो उन्होंने। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट, ये बहुत बढ़िया मास्टरपीस है हड़प्पन आर्ट का। भाई ये डांसिंग गर्ल भी मास्टरपीस है हड़प्पन आर्ट का। फिर हमें डॉकयार्ड मिला है, सराउंडेड बाय मैसिव ब्रिक वॉल। डॉकयार्ड मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहाँ पर है, सपोज करो पोर्ट में है, वहाँ पर हमको शिप है उसमें लोडिंग और अनलोडिंग करनी है, तो वहाँ पर जो हम लोग पूरा शेड वगैरह बनाते हैं उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। बड़ी सी ब्रिक की वॉल बनी हुई है, वो भी मिला है लोथल गुजरात में। जो डॉकयार्ड है वो सजेस्ट करता है कि नेविगेशन भी होता था अरेबियन सी से, मतलब यहाँ के लोग अरेबियन सी से यहाँ वहाँ जाते थे। हड़प्पन्स ने राइटिंग भी सीखी थी। ठीक है, लाइक द पीपल ऑफ एंशियंट मेसोपोटामियन, जैसे एंशियंट मेसोपोटामियन के लोग लिखते थे वैसे ही हड़प्पन भी लिखते थे। पर जो हड़प्पन की स्क्रिप्ट थी उसको हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए, मतलब कुछ लिखा हुआ है पर हम उसे पढ़ नहीं पा रहे। मतलब बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं पर टिल डेट हम अब तक उसको समझ नहीं पाए हैं।
ठीक है, एक टाइम आएगा तब हम समझ जाएंगे। जो ऑब्जेक्ट्स थे जिनका ओरिजिन सुमेरियन था वो भी इंडस सिटीज़ में मिले हैं। मतलब सुमेरियन में ओरिजिन होने के बाद वो ऑब्जेक्ट मिला इंडस सिटीज़ में, इसका मतलब ट्रेड रिलेशन थे, तभी तो वहाँ का सामान यहाँ पहुँचा। मतलब ये बताता है कि इंडिया और मेसोपोटामिया में ट्रेड रिलेशन थे। हड़प्पन क्यूबिकल स्टोन को यूज़ करते थे वेट के लिए, वजन के लिए, मेजरमेंट के लिए क्यूबिकल स्टोन का यूज़ करते थे। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है कम टू लाइट ओनली ड्यूरिंग थर्ड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1901 में स्टार्ट होके 2000 पे ख़त्म हुआ, उससे हमने बोला 20th सेंचुरी। ठीक हुई बात। इस 20th सेंचुरी की थर्ड डिकेड मतलब 1930 वाला, तब हमें इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिगार्ड्स में पता चला। जब एक्सकवेशंस हुई, किसने किए वो एक्सकवेशंस? आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विज्ञान वाले जो लोग होते हैं उन लोगों ने क्या किए? एक्सकवेशन, खुदाई की। आर्कियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति जो हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, बर्तनों को देखता है, खुदाई करवाता है, अंदाज़ा लगाता है, बताता है। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो एक्सकवेशंस थे उससे डिस्कवरी हुई कि इसकी रियून्स ऑफ प्री हिस्टोरिक सिटीज़, प्री हिस्टोरिक सिटीज़ के रियून्स मतलब जो टूटा फूटा वो सब कुछ मिला। हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब एंड मोहनजोदारो इन सिंध, मोहनजोदारो इन सिंध, हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब, ये दोनों मिल गए। ठीक है। जो साइट्स थी अर्ली एक्सकवेशन की वो रिवर बैंक्स पे मिली, किसके? इंडस के और उसकी ट्रिब्यूटरीज के। इट फर्स्ट कम टू बी नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। शुरुआत में इसे क्या कहा गया? इट फर्स्ट कम टू बी नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये इंडस रिवर के बैंक्स पे मिली। ठीक, कोई बात। अब हम बात करेंगे ओरिजिन और एक्सटेंट की, कि ओरिजिन कहाँ था, कहाँ तक ये फैली हुई थी। तो 1921 की अगर हम बात करें तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे अंडर R.B. दयाराम साहनी, 1921 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे अंडर R.B. दयाराम साहनी unearthed the ruins of the city of हड़प्पा। अनअर्थ करना मतलब खुदाई करना, है ना। हड़प्पा के ruins उन्हें मिले जो कि कहाँ सिचुएटेड थे? रवि रिवर जो है, जो कि इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है, कहाँ पर? वेस्ट पंजाब में। अब ये कहाँ पर आ गया? पाकिस्तान में। एज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट, हड़प्पा पहली साइट थी जिसको एक्सकवेट किया गया, इसीलिए सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा गया। तो कब मिला बेटा? 1921 में। आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? R.B. दयाराम साहनी। ठीक है। पहली जो साइट मिली वो रिवर रवि के किनारे पर मिली, जो थी वेस्ट पंजाब में, आज वो पाकिस्तान में। हड़प्पा पहली साइट थी जिसको एक्सकवेट किया गया, इसलिए इसका नाम ही हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। 1922-23 में जो एक्सकवेशन थे वो कौन कर रहे थे? रखाल दास बनर्जी। 22-23 में अब जो खुदाई हो रही, जो एक्सकवेशन हो रहे थे वो किसके अंडर में हो रहे थे? रखाल दास बनर्जी, जो किसके थे? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थे। लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द रियून ऑफ द सिटी ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो ढूंढने का काम किसके श्रेय, किसको दिया जाता है? रखाल दास को। हड़प्पन का श्रेय दयाराम साहनी। लोकेटेड इन द लड़खाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, सिंध के लड़खाना डिस्ट्रिक्ट में, जो आज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इन फर्दर एक्सकवेशन, जब फर्दर एक्सकवेशंस हुए, सिमिलर रिमेन्स फिर मिले चानूदारो सिंध में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, नॉर्थ राजस्थान में, रूपर पंजाब में, आलमगिरी उत्तर प्रदेश में, मनवाली हरियाणा में। और आज 800 से भी ज़्यादा साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम डिस्कवर कर चुके हैं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक्सटेंड करती है, फैली हुई है सुक्ता गेंडोर, कहाँ पर? मकरन कोस्ट, मकरन कोस्ट,
कि सुक्ता गेंदौर से लेके वेस्ट में आलमगीरपुर जो गंगा यमुना द्वाब उत्तर प्रदेश में है। ईस्ट में कहाँ से चालू होता है? आलमगीरपुर, जो कि इंडिया के उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पर मकरन कोस पे ख़त्म होता है सुक्ता गेंदौर में। इन द साउथ हरप्पन वर यूजिंग गल्फ ऑफ खॉम्बे। साउथ में हरप्पन किसको कहाँ तक यूज़ करते थे? गल्फ ऑफ खॉम्बे को यूज़ करते थे, जो कि गुजरात में है। पीरियड ऑफ द सिविलाइजेशन, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो बहुत सारे स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि ये बिलोंग करती होगी इस पीरियड के बीच में, बीसी, बिफोर क्राइस्ट है। देखो, एक होता है ज़ीरो, जहाँ ज़ीरो तो इनको आता ही नहीं था, ये वन जानते थे, तभी तो फर्स्ट सेंचुरी वो पीरियड है जो 0 से 100 तक पे ख़त्म होता है। ठीक है, चलो, तो 1 AD एनो डोमिनी से लेके आज हम बेटा 2023 पे हैं। 1 के पहले फिर क्या चालू होता है? तो BC है ना, तो ये BC में भी कितना पीछे है? कम से कम 3250। तो समझो हम ये 2000 और ये 3000, हम आज से 5000 साल पहले की बात करें, कितने की बात करें? 5000 साल पहले की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये BC है, बिफोर क्राइस्ट, और अभी जो चल रहा है वो एनो डोमिनी। एनो डोमिनी 1 से शुरू हुआ, सीधे सीधे अभी नंबर्स में चल रहा है, और BC 1 के पहले वाला पार्ट है। तो अगर आपको करंट टाइम निकालना हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से कितनी पुरानी थी, तो वो कितना आ जाएगा? 2023 और 2250 को प्लस कर दो, 5500 साल आ जाएगा लगभग। बहुत सारे स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि ये जो पीरियड है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था वो था 3250 से लेके 2750 तक का। नियरली सेम पीरियड विटनेस करता है ग्रोथ ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इजिप्ट एंड बेबीलोनियन और इजिप्ट में भी जो सिविलाइजेशन का टाइम है लगभग एक ही है। रेडियो कार्बन डेट्स भी इंडिकेट करती हैं कि जो हड़प्पन कल्चर था वो एग्जिस्ट करता था आज से 2500 टू 1700 BC। लगभग हम इसको 4000 साल पहले का तो मान ही सकते हैं अगर हम रेडियो कार्बन या कार्बन डेटिंग की बात करें तो, ठीक है। और इसी टाइम में इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी फ्लरिश कर रही थी। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या थी? तो अर्बन अबोन टाउन प्लानिंग, जो र्यून्स मिले हैं साइट्स के वो रिवील करते हैं कि जो हड़प्पन लोग थे प्राइमरली अर्बन थे। जो सिटीज़ थी बहुत ही स्किलफुली डिज़ाइन की गई थी। स्ट्रीट, जो स्ट्रीट बोले तो सड़कें, जो रोड थे वो डिवाइड करते थे पूरी सिटी को स्क्वायर में या रेक्टेंगल ब्लॉक्स में। ईच ऑफ विच फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेन्स, पहले इस तरीके से डिवाइड होगा, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ लेन्स होंगी, ऐसे, ठीक है बात। और जो मेन स्ट्रीट होती थी वो बहुत ही वाइड मतलब चौड़ी होती थी, स्ट्रेट मतलब सीधी होती थी, वाइड और स्ट्रेट होती थी, और एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी। देखो किस पे कट कर रही है? राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है ना, 90 डिग्री बना रहे हैं ना। जो कॉर्नर होते थे स्ट्रीट के वो राउंडेड ऑफ होते थे जिससे कि ईजी हो जाए हैवी कार्ड्स को क्या करने में, मोड़ने में, इस तरीके से राउंडेड, ठीक है बात। हाउसेस वर नॉट अलाउड टू एनक्रोच अपॉन द स्ट्रीट, और कभी भी घरों को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो रोड पर आ जाएं, रोड के एरिया को एनक्रोच कर लें, ले लें, बिल्कुल नहीं, रोड पे रोड ही रहेगी और घर घर की जगह पे बनेंगी, प्रॉपर प्लानिंग थी। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा जानी जाती है, ड्रेनेज सिस्टम। बेटा आज भी इंडिया के कुछ सिटीज़ में आपको कवर्ड ड्रेनेज नहीं मिलेगा, नालियों के ऊपर कवर नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर जितना भी ड्रेनेज सिस्टम था पूरा कवर था। एक और इम्पॉर्टेंट यूनिक फीचर है इस सिटी का कि एलोबरेट ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत ही फैला हुआ विस्तृत ड्रेनेज सिस्टम था। ब्रिक लाइंड ड्रेनेज चैनल था, फ्लोड अलॉन्ग साइड एवरी स्ट्रीट, हर रोड के साथ में किनारे किनारे ही क्या भी चलता था? ड्रेनेज, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा, वो भी ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी हो गया, और पूरा पक्का बना हुआ था, ब्रिक लाइन था। ये है ड्रेनेज मोहनजोदड़ो। जो हाउस के ड्रेन होते थे वो कनेक्ट करते थे
मेन ड्रेन से अंडरग्राउंड, जैसे ये घर है और अरे यार घर, हाँ चलो ये घर है, घर का जो ड्रेनेज होगा वो अंडरग्राउंड होगा और फिर ये मेन ड्रेनेज से जाके, ये सपोज करो मेन ड्रेनेज की लाइन है, उससे कनेक्ट हो जाता था। ठीक है। और इस ड्रेन में भी प्रॉपर इंटरवल्स पे क्या होते थे, इंस्पेक्शन होल। जैसे कि कभी सपोज करो यहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो गई और पानी आगे की तरफ नहीं जा रहा है, तो इस इंस्पेक्शन होल से अंदर जाके आप देख सकते हो कि कहाँ पर ब्लॉकेज है, उसको प्रॉपर क्लीन कर सकते हो। फिर इतने एरिया के बाद फिर एक इंस्पेक्शन होल था जिसके अंदर आप जा कर के देख सकते हो कहाँ पर ब्लॉकेज है। इस तरीके से जगह जगह पे थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद क्या थे बेटा, इंस्पेक्शन होल थे। किसके लिए, क्लीनिंग के लिए। जो प्रोविज़न था सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम का, वो हर सिटी में था, हर सिटी में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। लोग सैनिटेशन, साफ़ सफाई पे, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। इनका बहुत ज़्यादा ध्यान था, जोर था सैनिटेशन पे। इज़ वर्दी ऑफ एडमिरेशन। इनके सैनिटेशन का जो जज्बा था उससे तो हमें भी एडमायर करना ही चाहिए। अब आर्किटेक्चर की बात करें, द dwelling हाउस। देयर वर नंबर ऑफ dwelling हाउस सिचुएटेड ऑन ईदर साइड ऑफ स्ट्रीट। स्ट्रीट के आसपास में dwelling हाउसेस होते थे। और ये जो घर होते थे ये डिफरेंट साइज़ के होते थे। और रेस्ड प्लेटफॉर्म मतलब एक ऊंचाई पर बने हुए होते थे, जिससे अगर फ्लड आए भी तो वो घर ना डूबे। काय से बने होते थे बच्चा घर, बॉन्ड ब्रिक्स, मतलब जैसे आज भी हम लोग पहले मिट्टी से ईंट बनाते हैं, उस ईंट को पकाते हैं ना, जला के पकाते हैं ना भट्टे में, वैसे उस टाइम में भी बॉन्ड ब्रिक्स ही चलती थी, हाई क्वालिटी की थी। वर फर्निश्ड विथ पेव्ड फ्लोर, और जो फ्लोर होता था वो भी पूरा पेव्ड होता था। द रूम वर बिल्ट अराउंड एन ओपन कोर्टयार्ड। ओपन कोर्टयार्ड के आसपास ही क्या बनते थे, रूम्स बनते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था हाउस प्लानिंग का। द हाउसेस हैड वेल्स एंड बाथरूम। हर घर में एक कुआं होता था और एक बाथरूम भी होती थी। यहाँ पर ये जो वर्ड है ना बेटा, ड्वेलिंग हाउस, इसका मतलब होता है आवास गृह। ठीक है, मतलब जहाँ लोग रहते हैं। ग्रेट बात, एक बहुत ही मोस्ट इम्पोजिंग स्ट्रक्चर है जिसको अनअर्थ किया गया मोहनजोदड़ो में, वो था ग्रेट बाथ। ये एक ओपन क्वाड्रेंगल एरिया था विथ वरांडास ऑन इट्स फोर साइड। चारों साइड पे क्या थे, वरांडा थे। एंड एट द बैक ऑफ थ्री ऑफ द वरांडा वेरियस गैलरीज एंड रूम्स। और वरांडा के आसपास में क्या थी, गैलरीज और रूम थे। ये देखो, ये ग्रेट बाथ है, ये वाला एरिया ग्रेट बाथ का है। यहाँ पर गैलरीज हैं, वरांडा है और रूम्स हैं। लार्ज स्विमिंग एनक्लोजर था सेंटर में, जिसको हम क्वाड्रेंगल बोल रहे हैं ना, बीच में जैसे ये है, फिर वरांडा है, फिर रूम्स हैं, इस तरीके से। स्विमिंग एनक्लोजर था सेंटर में, क्वाड्रेंगल, जो 12 मीटर लॉन्ग था, 7 मीटर वाइड था और 2.5 मीटर डीप था। अगर ग्रेड पे नोट आता है तो ये जो पैरामीटर्स हैं आप ज़रूर लिख के आएंगे। 12 मीटर उसकी लेंथ थी, लॉन्ग था वो, 7 मीटर वो वाइड चौड़ा था और 2.5 मीटर डीप गहरा था। ठीक है बात। एट ईदर एंड देयर वॉज अ रेस प्लेटफॉर्म, और हर साइड में रेस प्लेटफॉर्म था विथ अ फ्लाइट ऑफ स्टेप, और स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिससे आप नीचे पूल में आ सकते थे और ऊपर जा सकते थे। पूल के अंदर पानी भर दिया जाता था। वाटर टेकन फ्रॉम वेल सिचुएटेड नियर बाय, पास में जो कुआं था उससे निकाल निकाल के पानी इसमें भर दिया जाता था। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस पूल को क्लीन कर दिया जाता था। जो पानी होता था उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था इनटू ह्यूज ड्रेन कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन। मेन ड्रेन से कनेक्टेड एक बहुत बड़ा ड्रेन और था, उसमें सारे पानी को निकाल दिया जाता। जो वॉल होती थी पूल की वो वाटर टाइट बनाई गई, तभी तो वो पानी को एक जगह रख पाती थी, नहीं तो पानी तो बह जाता। स्पेशली मेड ब्रेक्स एंड जिप्सम मोटर, जिप्सम का मोटर और स्पेशली बनाई हुई ईंटों से इसको बनाया गया था। जो स्ट्रक्चर है एज सीन टुडे
रिवील्स द आर्किटेक्चरल स्किल ऑफ द पीपल। आज अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आर्किटेक्चरल स्किल दिखते हैं हमें लोगों के, ठीक है। विथ स्टूड द रेवेजेस ऑफ द फोर्सेज ऑफ नेचर फॉर नियरली 5000 ईयर, 5 सालों से अगर उसके र्यून्स भी वहाँ पर हमें मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट इस वीडियो में चाहिए है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। यहाँ पर एक वर्ड है रेवेजेस। रेवेजेस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? अरे, प्रकोप। मतलब इतने प्रकोप आए, इतना बहुत बेकार हुआ उस पर्टिकुलर एरिया के साथ, फिर भी वो अगर आप आज तक है, मतलब बड़ी बात है। If you are comfortable with this type of explanation, then only write in comment section, okay? Thumbs up or yes, whatever you want.